गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ वीरू और मेरे साथ अगले आधे घंटे रहिए और हमारे साथ एक दमदार पैनल जुड़ने वाला है। प्रकाश काबा और कविता जैन पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। इसके अलावा सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन को जोड़ेंगे अपनी टॉप पिक्स के लिए। 2024 के लिए मार्केट आउटलुक पर व्हाइट ओक ग्रुप के फाउंडर प्रशांत खेमका, जो कि इंडिया के सबसे बड़े फंड मैनेजर्स में से एक हैं, उनसे होगी एक खास बातचीत। लेकिन पहले एक जरा मार्केट का रुख करते हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ग्रीन में आए। निफ्टी अब वापस फ्लैट, बैंक निफ्टी अब 13 पॉइंट ग्रीन में। मिड कैप इंडेक्स तैयारी कर रहा है 46,500 की तरफ जाने के लिए। पहली बार करियर में 46,500 की तरफ बढ़ता हुआ मिड कैप इंडेक्स। शानदार मोमेंटम यहाँ पर। एडवांस डिक्लाइन देखिए आप साल के पहले दिन 3.2:1 और बहुत स्टॉक्स में मोमेंटम है। टॉप गेनर है वोडाफोन आइडिया, 10% के सर्किट पर अभी भी लॉक्ड है। उसके अलावा BHEL, GNFC, LIC हाउसिंग, गेल, गुजरात गैस, IRCTC, बलरामपुर चीनी, सिटी यूनियन बैंक, संवर्धन मदरसन, डालमिया भारत, इंटरग्लोब एविएशन, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय आपको बहुत अच्छा खासा मोमेंटम ट्रेड में दिखाई देगा। फिर ओके, तो आपने अब तक ये मार्केट की एग्जैक्टली अगर आप देखें थीम क्या रही, उस पर हल्का सा अगर आप देखें डेटा पढ़ा अनुज के द्वारा। आपकी स्क्रीन पे अब 4 मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ। प्रकाश काबा पिछले कार्यक्रम से, कविता जी, और साथ ही साथ नीलेश जैन हमारे साथ फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़ेंगे। आप सभी को नमस्कार। कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नीलेश, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। बताइए आपके 2 कन्विक्शन आइडियाज़ क्या रहेंगे अभी? गुड मॉर्निंग वीरेन जी, अनुज जी एंड सभी दर्शकों को और एंटायर CNBC आवाज को बिल्कुल देखिए, सबसे पहले तो मार्केट पे अगर व्यू देखें तो आउटलुक पॉजिटिव है। कोई भी डिप मिले तो डेफिनेटली खरीदारी पे ही फोकस बना हुआ है। तो ऐसे में जो सेक्टर्स आज के लिए चलते हुए नजर आ रहे हैं वो है फर्टिलाइजर्स। तो सबसे पहले GNFC, ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जहां पे एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो ऊपरी स्तर पर अभी भी टारगेट जो निकल के आ रहे हैं वो है 800 रुपीज के। 780 पे स्पॉट में ट्रेड हो रहा है। 765 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 800 से 810 तक के टारगेट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक PSU बैंक से निकल के आ रहा है वो है कैनरा बैंक। यहाँ पर एक मोमेंटम फिर से लौटता हुआ नजर आ रहा है। फ्राइडे में एक पॉज देखने को मिला था। तो कैनरा बैंक में 450 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। 443 पे अभी स्पॉट में ट्रेड हो रहा है। 436 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चलना होगा। 450 एंड 455 के 2 टारगेट होंगे, तो कैनरा बैंक में खरीदारी करने की सलाह होगी। ओके, कैनरा बैंक यहाँ पर एक बाय ट्रेड रहेगा आपके लिए। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। फिर से बताइए इस समय की आपकी ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है अशोक लेलैंड। मेरा ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का स्टॉक है ये। मेरे पास लॉन्ग पोजीशंस हैं। ट्रेड कर रहा है 185 186 के बीच में। स्टॉप होगा 182, जा रहा है 200 की तरफ। तो फर्स्ट टेक्निकल टारगेट रहेगा 190, देन 195, देन 200। मैटर ऑफ टाइम मेरे ख्याल से अशोक लेलैंड पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो पसंद है इस वक्त वो है बंधन बैंक। इसमें एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है और ट्रेड कर रहा है 244 के आसपास। स्टॉप होगा आज का लो, वो है करीब 242 का, और ₹2 का ये स्टॉप लॉस था। टारगेट रहेगा 250 का। बंधन बैंक। बंधन बैंक आपकी स्क्रीन पर, ये 2 आपके ट्रेड्स हैं। और अब चलते हैं कविता जी के पास। कविता जी, आपके 2 ट्रेड क्या रहेंगे? या वीरेन जी, मेरा फर्स्ट ट्रेड होगा फेडरल बैंक पर। फेडरल बैंक 158 के लेवल पर है। यहाँ मूव एक्सटेंड होना चाहिए। 100 रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। 154 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मुझे लगता है 160 163 के प्राइस टारगेट की तरफ फेडरल बैंक को लुक आफ्टर करना चाहिए। अनादर मॉर्निंग में डिस्कस किए थे IGL पर, वहां मोमेंटम अच्छा बना हुआ है। IGL मुझे लगता है लाइक इन द मॉर्निंग 436 के प्राइस टारगेट के लिए हमें चेस करना चाहिए। सो द फर्स्ट टारगेट ऑफ 436, वंस अगर उसे क्रॉस कर पाता है तो 440 के लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 422 का। आपकी स्क्रीन पे IGL अभी बात हो ही रही थी इसकी, अच्छा करता हुआ डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहा है। अबव 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, स्ट्रॉन्ग स्विंग। अच्छा, निफ्टी IT में एक जो पुल बैक था लोअर लेवल से, वो थोड़ा सा सीरियस होता हुआ। इट्स नाउ 35,459। और कुछ काउंटर्स जो कि अच्छा कर रहे हैं इस वक्त। मेटल्स, डॉक्टर साहब एक बार मेटल लेके आइएगा। और इनफैक्ट
मैं मेटल पिक करूं या निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स पिक करूं? जब मैं जरा निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स देखिए, माफ़ी चाहेगा मेटल के लिए। इट्स 5772, यस 5773 डे हाई पर। डॉक्टर साहब कुछ देर बाद मेटल्स भी लेके आइएगा, लेकिन अभी बैंक से बात करते हैं। इट्स कैनरा बैंक जो कि डे हाई पर है। प्रकाश सर, कैनरा बैंक पे आपका टेक 443.50 डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। यस, आज पीएसयू बैंक अच्छे लग रहे हैं, कनारा बैंक इन पर्टिकुलर यस अप मूव मिला है, यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 443, स्टॉप होगा बिलो 440, सिर्फ ₹3 का स्टॉप लॉस, टारगेट रहेगा 450 का। कनारा बैंक एक मूव मिल सकता है ऑन द लॉन्ग से। और डायरेक्टर साहब मेरे को बता रहे हैं कि पहला कॉल नीलेश जी ने कैनरा बैंक की दी। माफ़ी चाहूँगा नीलेश जी, क्या होता है ना, हमारे स्क्रीन पे एक स्कैनर चलता रहता है, जैसे जैसे स्टॉक्स डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आते हैं, डे लो की ट्रेजेक्टरी में आते हैं, किन्हीं के ऑप्शंस अपडेट होते हैं, तो वो एकदम से दिमाग को बहुत स्ट्राइक करता है। बट सही मायने में इट्स नाउ निफ्टी मेटल विच इज़ नाउ ट्रेडिंग एट डे हाई। मेटल्स में से नीलेश और कुछ पिक करना चाहेंगे आप? मेटल्स में स्विंग्स अच्छा मिल रहा है अभी। बिल्कुल वीरेंद्र जी, लगातार वहां पे हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है और इसी स्पेस में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जहां पे लगातार एक आउट परफॉर्मेंस विद इन मेटल स्पेस में हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अभी भी अपसाइड एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। 126 पे स्टील अथॉरिटी अभी फिलहाल ट्रेड हो रहा है। 130 तक की अपसाइड हम इमीडिएट बेसिस पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो दिन के लोएस्ट लेवल के आसपास लगभग 123 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे अगर कोई डिप मिले तो इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। 130 से 133 तक की अपसाइड हमें स्टील अथॉरिटी में देखने को मिल सकती है। ओके अच्छा, आज थोड़ा सा ऑटो स्टॉक्स में करेक्शन है, खासतौर से आयशर और महिंद्रा एंड महिंद्रा में। गाबा सर कैसे देख रहे हैं इस करेक्शन को? बात करें, यस थोड़ा करेक्शन मोड पर है, हो सकता है थोड़ा लो लेवल दिखे। बेस्ट प्लेस टू बाय आयशर मोटर जब वो 4850 जो आज का हाई वो पार कर लेगा, देखिए कहां तक जाता है, लेकिन सपोर्ट के इर्द गिर्द मिल सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा करेक्टिव मूव है, पॉसिबल है लोअर लेवल देखें 1680 एक पॉसिबल है, लेकिन जो खरीदने की जगह है आज वो होगा 1740 के ऊपर, उसके नीचे नहीं। तो लेट या तो सपोर्ट के आसपास आए या फिर पार कर ले रेसिस्टेंस। तो लेट्स वेट, 1740 एक अहम लेवल है महिंद्रा महिंद्रा के लिए, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव। चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अच्छा, काफ़ी स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है। इस समय सेल पिक किया गया अभी अभी। LIC हाउसिंग में एक अच्छा मोमेंटम आया और वोडाफोन आइडिया में सर्किट खुलने के बाद अब 13% तक के मूव्स, और क्या वापस ये 15% की तरफ जा रही है? देखिए बहुत क्या हो रहा है यहाँ पर कोई आइडिया नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन काफ़ी काइट फ्लाइंग भी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन खैर अभी के लिए 14% स्टॉक ऊपर है। चलिए अब एक काम करते हैं, अब बात करते हैं 2024 की। नया साल दस्तक दे चुका है और इस साल बाजार में कौन सा सेक्टर टॉप करेगा, कहां पर आपको इस साल वैल्यू मिलेगी, 2024 के लिए मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज एक बिग गेस्ट जुड़े हैं। व्हाइट ओक ग्रुप के फाउंडर प्रशांत खेमका, जो कि देश के सबसे बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर्स में गिने जाते हैं। इनके पास करीब 2.5 दशक से ज़्यादा का अनुभव है। गोल्डमैन सैक्स में रहे ये, और उसके बाद अब अपना खुद का एक ग्रुप व्हाइट ओक ग्रुप जिनमें को फाउंडर हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या इस समय 2024 के लिए थीम्स बन रही हैं। प्रशांत जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो 2024 के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारा साल का पहला इंटरव्यू, मैं होप करूंगा कि इस साल आपसे लगातार बात हो। तो पहले तो 2024 आपके लिए शुभ रहे, आपकी फैमिली के लिए, आपकी टीम के लिए। बताइए कैसा लग रहा है 2024 में? अनुज जी, पहले तो आपको धन्यवाद करूंगा मुझे आपके शो पे 1 जनवरी को बुलाने का, और आपको भी और आपके CNBC आवाज चैनल को और दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं 2024 की। 2023 काफ़ी अच्छा साल रहा मार्केट के लिए। करीब करीब 25% ब्रॉडर मार्केट ऊपर था। कंपैरिजन में मिड एंड स्मॉल कैप 40, 50, 60% ऊपर थे। आई थिंक 2024 में हालांकि मैक्रो आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है, तो 2023 में जब आ रहे थे मैक्रो आउटलुक काफ़ी नेगेटिव लग रहा था। काफ़ी सभी तरफ संकट के बादल छा रहे थे। आपने शायद रीड किया हो, वॉल स्ट्रीट, जो भी वॉल स्ट्रीट स्ट्रेटेजिस्ट और एक्सपर्ट्स थे, सबकी ये धारणा थी, प्रीटी मच कंसेंसस था कि 2023 बहुत नेगेटिव ईयर रहेगा मार्केट्स के लिए, ग्लोबली मार्केट्स के लिए। सबकी भविष्यवाणी गलत रही है, और मार्केट का यही एक अनुभव रहा है कि ये जो स्ट्रेटेजिस्ट और मैक्रो फोरकास्ट होते हैं
तो जैसे मैंने पहले भी कहा है, कॉइन फ्लिप के बराबर होते हैं, आधे वक्त सही जाते हैं, आधे वक्त गलत। हमारी धारणा हर साल के शुरुआत में pretty much एक ही रहती है कि मार्केट ओवर टाइम लॉन्ग टर्म जो रिटर्न्स दिया है मार्केट ने, वो करीबन लो डबल डिजिट 10-12% आप कहिए, जो कि इन लाइन विथ नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ऑफ द कंट्री प्लस द डिविडेंड यील्ड ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर जो 10-12% है, उसके मुताबिक ये साल भी हमारी धारणा है करीब करीब वो रिटर्न मिलना चाहिए 10-12% के करीब, लार्ज हो, मिड हो, स्मॉल हो, एट दिस पॉइंट इन टाइम। आगे 12 महीने में ये धारणा है हमारी टीम की। ओके अच्छा, एक चीज़ प्रशांत जी जो आपके पोर्टफोलियो में क्लियरली विजिबल है कि आपने एक बहुत बड़ी बेट ली है कंजम्पशन और फाइनेंस पर। आपके टॉप होल्डिंग्स में आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक हैं, नेस्ले, चोलामंडलम जैसे स्टॉक्स हैं, उसके अलावा टाइटन और मारुति जैसे स्टॉक्स हैं। आपको लग रहा है कि 2024 में भी ये थीम इसी हिसाब से निवेशकों को पैसा बना के देगी और 2023 के अंत में इवन अंडर परफॉर्मर्स जैसे एचडीएफसी बैंक ने चलना शुरू किया है, तो क्या 2024 में वो कैचअप कंटिन्यू करेगा? Certainly. अनुज जी, जैसे आपने पहले भी कई बार इस चीज पर चर्चा किए हुए है कि हमारी टीम जो है यूजुअली थीमेटिक इन्वेस्टिंग से बहुत दूर रहना चाहती है। हम लोग कोई भी सिंगल, डबल या 2-3-4 थीम के पीछे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बट अक्रॉस सेक्टर्स या आप चाहे कहो तो अक्रॉस थीम्स, मैनी थीम्स अक्रॉस सेवरल मैनी इंडस्ट्रीज जो चुनिंदा कंपनीज होती है उनमें निवेश किया हुआ है। हाँ, स्ट्रक्चरली अगर आप देखो हिस्टोरिकली तो टीम को फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिखती है, वो भी प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल्स में। उनमें कई बैंक्स होगी, कईयों के नाम आपने जैसे लिस्ट किए, बट जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है जो आपने मेंशन किए एज वेल, और जो नॉन लेंडिंग कंपनीज है जिन्हें कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज कह सकते हो या इंश्योरेंस कंपनीज है, अक्रॉस बोर्ड बहुत कुछ इन्वेस्ट करने को टीम को हमेशा सफलता मिली है, आइडियाज जनरेट करने में, अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में, और आज भी फाइनेंशियल्स सबसे बड़ा पोर्टफोलियो का टीम का हिस्सा है। उसके अलावा आपने कंजम्पशन सही कहा, कंजम्पशन में दोनों आ जाते हैं, जैसे मार्केट में स्टेपल्स और डिस्क्रेशनरी में डिस्टिंक्शन होता है। स्टेपल्स में जो एफएमसीजी और ये सब कंपनीज आ गए, तो उनको डिस्क्रिशनरी को मिला के वो सेकंड बिगेस्ट सेगमेंट रहा है पोर्टफोलियो का हमेशा से, और आज भी वो सेकंड बिगेस्ट सेगमेंट है। और फिर आईटी सर्विसेज और हेल्थ केयर भी काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है। तो दोनों को अगर आईटी सर्विसेज और हेल्थ केयर को मिला दे तो वो करीब करीब हमारे पोर्टफोलियो में कंजम्पशन की का जो वेट है उतना बड़ा, उसमें भी काफी वेट है पोर्टफोलियो में। तो ये 3 सेगमेंट्स में आज ही नहीं बट स्ट्रक्चरली हर साल दर साल हमको अपॉर्चुनिटीज काफी मिलती है, और ऐसा नहीं है कि इन सेक्टर्स के अलावा कुछ नहीं है। ये सब सेक्टर्स मिला के करीबन पोर्टफोलियो में 2/3 से 75% का पोर्टफोलियो होता है। बाकी 25-30% पोर्टफोलियो का जो है वो काफी अलग अलग इंडस्ट्रीज में, इंक्लूडिंग सीमेंट है, या आजकल जो डिफेंस है, या इंडस्ट्रियल्स कंपनीज है, कैपिटल गुड्स कंपनीज है, रियल एस्टेट है, ये सब विभिन्न सेक्टर्स में जो चुनिंदा कंपनीज टीम को पसंद आती है उनमें डिप्लॉयड रहता है। पोर्टफोलियो पूरा एक ही चीज में पैसा नहीं रहता है, वो कैश है। कैश में कभी पैसा नहीं रखती है टीम, आधा 1% के अलावा। ओके प्रशांत जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ डेली स्टूडियोज से। अब मेरे को सुन पा रहे हैं आप? प्रशांत जी, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ वीरेंद्र जी जी, ये अर्निंग सीजन के स्टार्ट होने वाला है सर, और इसकी शुरुआत श्री गणेश जो होता है वो आईटी करता है। आईटी पे अब आपका व्यू क्या है, और जो लोग डिनाइल मोड में रहे और जो नहीं भी रहे, कुल मिला के लार्ज कैप आईटी तो सब किसी के कहने पर रुका नहीं, वो अभी भी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी आईटी में ही एक लार्ज कैप आईटी थोड़ा सा अंश अभी तक वहाँ पर तेजी का बाकी है। आपका सर आईटी पे व्यू क्या है, और ये किस प्रकार का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पोस्ट कर रहा है इस वक्त? सर, आईटी में अगेन ओवरऑल सेक्टोरल व्यू नहीं रखते हम लोग, बट आईटी में ये जरूर कहूंगा कि बहुत सारी कंपनीज है जो मल्टी डेकेड टाइम फ्रेम्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएट की है हिस्टोरिकली,
और आज से भी लुकिंग फॉरवर्ड टीम की धारणा है कि अगले कई सालों में यहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएट करेगी क्लाइंट्स के लिए। हाँ, लास्ट ईयर जो है वो थोड़ा लार्ज कैप आईटी के लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहा, मिड कैप आईटीज के लिए बहुत ही धुआंधार रहा। 150% ऊपर थी आईटी कंपनीज ऑन मैनी ऑफ द आईटी कंपनीज इन मिड कैप्स, और टीम का हमेशा लार्ज कैप आईटी में भी रहता है, बट मिड कैप आईटी कंपनीज में जो वेल एग्जीक्यूटिंग कंपनीज है, तो ये एग्जीक्यूशन का गेम है। आईटी सर्विसेज एक बड़ा समुंदर है, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल ग्लोबल कंपनीज, फॉर्च्यून 100, फॉर्च्यून 1000, फॉर्च्यून 5000, ये कंपनीज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आईटी सर्विसेज में स्पेंड करती है। आज भी इंडियन आईटी सर्विसेज का जो मार्केट शेयर है वो डबल डिजिट्स में है, लो टू मिड डबल डिजिट्स में है। तो मार्केट शेयर जो इंडियन आईटी सर्विसेज का कंटिन्यूअसली रहता है, उसके विद इन दैट आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री जो कंपनीज एग्जीक्यूट बेटर कर पाती है, वो कंपनीज कैन ग्रो मिड टू हाई टीन्स। वेरी फ्यू कंपनीज इंडियन मार्केट में भी आप देखिए तो बहुत कम कंपनियां होती है जो इतने अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ मिड टू हाई टीन्स सालाना ग्रो कर पाती है 10-20 साल के टाइम फ्रेम में। और वो अपॉर्चुनिटीज आज भी कई आईटी कंपनीज प्रेजेंट करती है और टीम ने जरूर उनमें इन्वेस्ट किया है। अच्छा सर, मैं अभी सेक्टर पे आऊँ उससे पहले एक बार फिर से मैं जो पूंजी, जो कैपिटल इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ या इंडिया की तरफ फ्लो करती है, उस पर एक आपका व्यू चाहूँगा। अब जो ग्लोबल मार्केट्स की जो पोजीशनिंग है, जिस प्रकार का लैंडस्केप है एंड कैपिटल का सस्ता होना, आप अभी तक, हाँ, एक बहुत सीरियस एक कंटिन्यूड वे में 6-7 महीने 8 महीने का हमने फ्लो टुवर्ड्स इंडिया नहीं देखा है। बट अब आपको क्या लगता है, मीन फ्रॉम आई थिंक जनवरी ऑनवर्ड्स जो एफआईएस फ्लो है, जो फॉरेन मनी है, वो इंडिया की तरफ आएगी और कितने क्वांटम में आपके मुताबिक? जरूर। तो देखिए, वो शुरू हो चुका है। अभी जब अपने इंडियन इनफ्लोज की बात करते हैं, उसमें ये देखना जरूरी है कि 2 किस्म के इनफ्लोज होते हैं। जो $700 बिलियन, $800 बिलियन का जो आंकड़ा लोग कहते हैं एफआईआई इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, वो 2 तरीके का है। एक जो इंडिया स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट है, जहां पे क्लाइंट्स लोग ने डिसाइड किया है कि हमें इंडिया में इन्वेस्ट करना है, और वो किसी एक्टिव फंड मैनेजर को या ईटीएफ में डालते हैं, ज्यादातर एक्टिव फंड मैनेजर को देते हैं। वो जो मात्रा है वो करीबन 25%, 20 से 25%, $800 बिलियन का आप लो तो समझिए करीबन $200 बिलियन का जो है इनफ्लो या स्टॉक है, वो ओवर टाइम डायरेक्ट इंडिया इन्वेस्टमेंट से आया है। जो रिमेनिंग 75% है, 75% के आसपास, 70-80% जो है $600 बिलियन का, वो है इंडिया एज अ पार्ट ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स। तो अगर इमर्जिंग मार्केट्स में लोग पैसा डालते हैं दुनिया भर में कहीं भी, तो उसका करीबन 16-17% जो भारत की उसमें वेट है, उतना पैसा इंडिया में आ जाता है। पर वो 16-17% भी इतनी बड़ी एक पूंजी का है कि वो $600 बिलियन जो है वो वहां से आता है। इमर्जिंग मार्केट्स या ग्लोबल एक्विटी, एशिया एक्विटी, सबको मैं इंक्लूड कर रहा हूं उसमें। अब पिछले कई महीनों से क्या देखने को आ रहा है, और साल भर से भी कह सकता हूं, कि इंडिया स्पेसिफिक जो है $200 बिलियन, उसमें तो बढ़ोतरी हो रही है, बट इमर्जिंग मार्केट्स कहीं नहीं जा रहा है। कभी अंदर, कभी पैसा इनफ्लो होता है, कभी आउटफ्लो होता है। तो मेरे हिसाब से ये जो $200 बिलियन का है, उसमें तो एक सैलाब आता हुआ दिख रहा है अगले कई महीनों में, और जो शुरू हो भी चुका है। और जनवरी फरवरी में काफी भारी मात्रा में हमारे अनुमान से वो आएगा। बट बाकी जो $600 बिलियन में क्या होगा वो कुछ नहीं कहा जा सकता। वो इमर्जिंग मार्केट्स, ओवरऑल मार्केट कैसा करता है उसके ऊपर। अगर कोई वजह से उसमें भी इनफ्लोज आने चालू हो गए तो कंबाइंड इनफ्लो कैन बीट ऑल रिकॉर्ड्स, पिछले हर रिकॉर्ड को बीट कर सकता है। बट जो इंडिया स्पेसिफिक है वो तो हर रिकॉर्ड को बीट करेगा अगले आने वाले महीनों में, ऐसे हमारा अनुमान है। ओके, अच्छा प्रशांत जी, 3 थीम्स जो बहुत शानदार रही पिछले साल, वो थी डिफेंस, रेलवेज और पावर। आपके पोर्टफोलियो में ये सम्मिलित हैं क्या, और अब आपकी टीम यहाँ पर क्या अप्रोच कर रही है इतनी बड़ी रैली के बाद?
बिल्कुल, तो इसमें जो है देखिए आप वैल्यू चेन में अगर देखें तो कई अलग-अलग टाइप के जैसे आप समझिए कि रोड, हाईवे बन रहे हैं, तो उसमें एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर ओनर्स होते हैं, वो भी होते हैं। जो एसेट ओनर्स होते हैं, एक जो कंस्ट्रक्शन का काम करेगा, वो भी होता है और तीसरा जो आर्म्स या इक्विपमेंट सप्लाई करेंगे वो भी होता है। तो वैसे ही पावर सेक्टर में भी सेम है, पावर जनरेटिंग कंपनीज़ है, व्हिच आर यूटिलिटीज़ और जो इक्विपमेंट सप्लाई करती है वैसे। तो हमारे पास जो पोर्टफोलियो में है मोस्टली इंडस्ट्रियल गुड्स, कैपिटल गुड्स कंपनीज़ है, जो ये इक्विपमेंट या प्रोडक्ट सप्लाई करती है टू द सेक्टर्स दैट यू मेंशन, चाहे वो पावर हो, डिफेंस हो या रेलवेज हो। इन दैट ऑर्डर पोर्टफोलियो में जो मात्रा है इन्वेस्टमेंट की, वो उस ऑर्डर में पावर सबसे ज्यादा है, डिफेंस है फिर, और फिर रेलवेज में टीम ने इन्वेस्ट किया। बट ये कुल मिला के ऑब्वियसली ये सिंगल डिजिट्स में पोर्टफोलियो का होगा। ये जैसे फाइनेंशियल्स है या कंजम्पशन है, उस मात्रा में पोर्टफोलियो में कभी रहा नहीं और शायद ही कभी होगा। बिल्कुल। अच्छा, सेक्टर्स थीम्स की बात अलग हो गई। एक और चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी थी कि 2023 में रिटेल ने बहुत पैसा बनाया और नॉर्मली हमारी एक धारणा होती थी कि रिटेल हमेशा टॉप पे आता है और पैसा बना नहीं पाता, लेकिन इस बार रिटेल ने वाकई में बहुत पैसा बनाया। 2024 के लिए रिटेल को क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, किस तरीके के गेन्स एक्सपेक्ट करने चाहिए? तो बिल्कुल आई थिंक 2023 और मेरी धारणा में रिटेल भी पैसा जरूर बनाता है, बट हाँ जो एकदम लेट आते हैं, जो रिटेल हमेशा रहता है मार्केट में, वो जरूर पैसा बनाता है। जो सिर्फ लास्ट मोमेंट पे आता है 3-4 साल की तेजी के बाद में, जो फियर ऑफ, जो उसे लेफ्ट आउट फीलिंग होती है और तब वो लेवरेज करके डबल डाउन करता है, वो लोग पैसा नहीं बनाते हैं। मैं कहूंगा 2024 जैसे कि पहले अपने बात कर रहे थे, जो एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए वो लो डबल डिजिट रिटर्न्स का रखना चाहिए। अभी ज्यादा आ गया तो बोनस है वो, बट अदरवाइज लो डबल डिजिट रिटर्न्स लार्ज मिड स्मॉल कैप में लो डबल डिजिट का मायना है 10 से 12% रिटर्न की धारणा रखनी चाहिए इन द कमिंग ईयर। ओके, चलिए, तो अभी तक हमने सेक्टर्स के बारे में बात करी और आई थिंक फ्लो के बारे में बात करी। अच्छा सर, भारत में भी रेट्स का कटना, आई मीन ब्याज दरों का कम होना, आपका ईएमआई का बोझ कम होना, आपके पास जो एक्सपेंडिचर पावर का बढ़ना, 2024 की क्या ये भी थीम रहेगी? और इसका इम्पैक्ट बहुत सारी चीज़ों पे होता है, एफएमसीजी कंपनियों पे होता है, नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे होता है, रियल स्टेट पे होता है। आपका व्यू इस वक्त इन 3-4 बास्केट्स को लेकर सर, और सबसे पॉजिटिव, सबसे कंस्ट्रक्टिव व्यू कहाँ पर है आप? नहीं, बिल्कुल जो आपने ये ब्याज दरों की बात कही, वो बहुत ही रेलेवेंट है, क्योंकि जो वो जुड़ी हुई महंगाई भत्ते से, पिछले 2 साल से जो महंगाई भत्ता था पूरी दुनिया भर में एलिवेटेड रहा है। यूएस, यूरोप, ये सब जगह जहाँ पे 0 to 1% इन्फ्लेशन चलता था, वहाँ पे 10-10% इन्फ्लेशन हो गया, तो वहाँ पे काफी इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज किए गए हैं। इंडिया में भी इन्फ्लेशन बढ़ा था, 7-8-9% के रेंज में गया था, बट इंडिया में 5% के सामने 7-8-9% इतना नहीं अखरता जितना 0 to 1% के सामने 8-10% अखरता है। बट ग्लोबली आज जो है वो महंगाई भत्ता डिक्लाइन पे है, ग्रेजुअली, स्टेडिली बट श्योरली डिक्लाइन पे है। हर एक जो रिपोर्ट आ रही है वो यही डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है कि इन्फ्लेशन डिक्लाइन पे। ऑब्वियसली फेड ने भी इसी का संकेत दिया है कि नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट रेट्स का कटना, इंटरेस्ट रेट्स को कट करना एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है, और उसका इंडिया पे भी और इंडिया में भी उसी प्रकार से इंटरेस्ट रेट कट्स की का अनुमान है, पर उसका पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट कट्स, बट उससे जो उसका कोर रीजन है वो है महंगाई भत्ता कंट्रोल में आ गया है और वो डिक्लाइन हो रहा है, वो बड़ा पॉजिटिव है, मोर देन द इंटरेस्ट रेट्स देमसेल्व्स। इंटरेस्ट रेट्स आर आल्सो पॉजिटिव द रिडक्शन, बट एक तरफ महंगाई कम हो रही है तो वैसे लोगों का स्पेंडिंग पावर इन रियल टर्म्स इंक्रीज होगा, और दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए तो वो ईएमआईज का, जैसे आपने कहा, वो इनकम में से जो कटता था वो भी कम कटेगा, तो इनकम, नेट इनकम बढ़ेगा, तो स्पेंडिंग पावर
बढ़ेगा और वो एवरी डॉलर वुड गो दैट मच फादर और एवरी रुपी वुड गो दैट मच फादर। तो ये कंजम्पशन रिलेटेड कंपनीज के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव है, चाहे वो अच्छा स्टेपल्स सर, एफएमसीजी अभी हो या बात हुई थी हाँ, अभी डिफेंस की बात हुई थी कि कुछ थीम्स जो कि चली बहुत। अगर मैं पीएसयूज की बात करूं, आई मीन पीएसयूज में हमने अपने कार्यकाल में, हमने अपने करियर में सर इतनी स्ट्रेंथ कभी नहीं देखी थी, मतलब वर्टिकल स्विंग्स थे। अब पीएसयूज में बहुत सारे धड़े हैं, जैसे आपकी डिफेंस कंपनियां हो गई, आपकी रेलवे कंपनियां हो गई, आपकी ओएमसीज हो गई, आपकी अपस्ट्रीम कंपनियां हो गई, आपकी आप लेके आइए पावर कंपनियां हो गई, पावर फाइनेंस कंपनियां हो गई। एक धड़े की तो बात आपने कर ली, और कुछ पीएसयूज जिन पर आपका कन्विक्शन बढ़ा है, फॉर इंस्टेंस पीएसयू बैंक सर, जिस प्रकार की अर्निंग्स रही वहां पे इस पर। बिल्कुल। तो देखिए पीएसयू जो है, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि पीएसयूज में हिस्टोरिकली टीम को मुश्किल से कुछ पसंद आता है। हाँ, पर ऐसे नहीं कि कुछ इन्वेस्ट नहीं करते, कम इन्वेस्ट करते हैं पीएसयूज में, बट करते हैं। तो आपने सही कहा कि जो इक्विपमेंट कंपनीज है उसमें पीएसयूज में टीम का ज्यादा निवेश है, और बैंक्स में भी चुनिंदा बैंक्स, पर्टिकुलरली मिड साइज, स्मॉल साइज पीएसयू बैंक्स, बट विथ वेरी स्ट्रॉन्ग लायबिलिटी फ्रेंचाइज। इनकी लायबिलिटी फ्रेंचाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है, और रिस्क मैनेजमेंट विद इन द पीएसयू कॉन्टेक्स्ट हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन किया है। उनमें टीम को इन्वेस्ट करने में जरूर सफलता मिली है। ओके। एक थीम जो अभी इमर्ज होकर आ रही है प्रशांत जी, वो है डॉलर में जो डिक्लाइन आ रही है और जो बॉन्ड यील्ड में डिक्लाइन आई है। लेकिन खासतौर से डॉलर की डिक्लाइन की बात करते हैं, ग्लोबल कमोडिटीज़ में एक बार वापस मोमेंटम आ रहा है। मेटल्स, केमिकल्स, सीमेंट फॉर एग्जांपल, और सीमेंट में तो खैर डोमेस्टिक तड़का भी है। इनमें से कोई कमोडिटी थीम पिक की जा सकती है क्या? जैसे अनुज जी, मैंने पहले किया कि थोड़ा बोरिंग जरूर लगता है, बट क्या है, थीमेटिक इन्वेस्टिंग में हमारी टीम का ज्यादा ध्यान नहीं रहता। हमारे पोर्टफोलियो में जरूर मेटल कंपनीज भी है, एल्यूमिनियम कंपनी है, स्टील कंपनी है, सीमेंट कंपनीज है डेफिनेटली, और केमिकल कंपनीज तो कई बरसों से, जैसे अपना इस बात पे चर्चा होती है, केमिकल कंपनीज तो कई पोर्टफोलियो में जरूर से है। तो ये स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज हर एक सेगमेंट में, अभी लास्ट ईयर केमिकल सेक्टर काफी वीक रहा, तो जो हमारे पोर्टफोलियो में केमिकल कंपनीज थी उन पे भी उसका प्रभाव पड़ा, बट एट द सेम टाइम मेटल्स और सीमेंट ठीक ठीक, मेटल्स अच्छा किए, सीमेंट ठीक ठीक किए। तो ये जो थीम्स है वो हमारे पोर्टफोलियो में नेट आउट हो जाती है, एंड दैट इज बाय डिजाइन। हम नहीं चाहते कि हमारे पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस किसी थीम के चलते अच्छा या बुरा हो। हमारा हमेशा बाय डिजाइन ये कोशिश रहती है कि जो स्टॉक्स है किसी भी थीम में, जो हमारी सीमेंट स्टॉक्स है वो सीमेंट सेक्टर को आउट परफॉर्म करे, केमिकल स्टॉक है वो केमिकल सेक्टर को आउट परफॉर्म करे, मेटल स्टॉक है वो मेटल सेक्टर को आउट परफॉर्म करे। अगर हम हर एक सेक्टर में निवेश करते हैं जैसे पहले का, और हर एक सेक्टर में अगर वो हमारे कंपनीज अगर सेक्टर को आउट परफॉर्म कर दे, वो हमारी कोशिश रहती है। तो ये तीनों में भी आज भी हमें सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम, केमिकल्स, सब में जो चुनिंदा कंपनीज है उनमें टीम ने निवेश किया हुआ है, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन कंपनीज के काफी ब्राइट लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी, इशू पता है क्या है कि मैं चाहता हूं कि आपसे स्टॉक स्पेसिफिक बात हो, लेकिन ऑब्वियसली अब आपसे स्टॉक स्पेसिफिक बात हो नहीं पाती है। इसके लिए मुझे थीम्स पर ही आपसे बात करने की कोशिश करनी पड़ती है, उसी से मैं कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल अनुज जी, बिल्कुल अनुज जी। तो थीम्स की अगर आपको जो अपने पहले के सबसे ज्यादा जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है आज, वो फाइनेंशियल सेक्टर में मिल रही है। ऑल थिंग्स कंसिडर्ड, वैल्यूएशन इंक्लूडेड, प्रोस्पेक्ट्स इंक्लूडेड, वैल्यूएशन नॉट ओनली भारत के जो विभिन्न सेक्टर्स है उनके सामने सिर्फ वैल्यूएशन की नहीं, बट इमर्जिंग मार्केट्स या ग्लोबल मार्केट्स में आज आप भारतीय फाइनेंशियल कंपनी ले लीजिए, आप बैंक या एनबीएफसी, और एंड कंपेयर इट विद, या तो एशिया में चाहे इंडोनेशिया हो, कोरिया हो, या लैटिन अमेरिका में या यूरोप में आप कंपेयर कर लीजिए, आज जो वैल्यूएशंस इंडियन फाइनेंशियल कंपनीज के है वो हिस्टोरिकल कंपैरिजंस के कंपैरिजन में रिलेटिव वैल्यूएशंस की बात कर रहा हूं मैं। हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यूएशन पे में ज्यादा बिलीव नहीं करते, जो कि ऑब्वियसली कॉन्ट्ररी
टू कन्वेंशनल विजडम कह सकते हो आप, बट रिलेटिव वैल्यूएशन कंपेयर्ड टू फाइनेंशियल्स अराउंड द वर्ल्ड is most appealing in Indian financials to our team. ओके चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपको 2024 के लिए ऑल द बेस्ट प्रशांत जी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी और वीरेंद्र जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए फिर ये वीरू और मैं आपसे इजाज़त लेंगे इस शो से और ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए नीरज जी के पास चलते हैं। नीरज जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज। और नया साल अच्छी शुरुआत दे रहा है, मुझे लगता है मिड कैप में क्या बढ़िया शुरुआत। बिल्कुल आपको और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं नीरज जी। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और होपफुली हम लोग इस वित्त वर्ष से पहले काफ़ी बड़े लक्ष्य हासिल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।